हेलो एवरीवन, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका थर्ड लेक्चर है। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था हमने 2 लेक्चर्स हम उसके ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू बताया था कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है, क्या सब्जेक्ट है ये, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चंस पूछे, किस किस स्टेट में ये सिलेबस में आता है, हर स्टेट में आता है, मैंने आपको ये भी बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो केस लॉज और इलस्ट्रेशंस पे देना है। तो जो मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस जो आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से वो या तो केस लॉज में से आते हैं या फिर इलस्ट्रेशंस में से आते हैं। इसकी इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली मैं कॉन्ट्रैक्ट 1 की ही बात कर रही हूँ बिकॉज हम वो ही कर रहे हैं अभी। सो सेक्शन 1 से लेके 75 तक जो पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट 1 बोलते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन हैज़ 5 to 10 और 15 अप टू 15 इलस्ट्रेशंस। हर सेक्शन में इलस्ट्रेशंस हैं, तो आपको हर एक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करना है। आपको सारे इलस्ट्रेशंस आने चाहिए। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में। इलस्ट्रेशंस और केस लॉस, ये 2 जगहों पे से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है क्योंकि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको कभी पता ना हो। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो पूरी तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप जब आगे इसमें प्रोविजंस पढ़ोगे ना, आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये तो हमारे साथ रोज होता है, ये तो हमारे साथ रोज होता है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आपको पता भी नहीं होता है कि एक दिन में यू एंटर इनटू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। सिर्फ किसी के साथ सामने बैठ के फॉर्मली साइन करके टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल तरीके से भी होते हैं। एवरी डे हम रिक्शे में बैठ रहे हैं, रिक्शे वाले भैया को रोक के, हम बस ले रहे हैं अगर सपोज डीटीसी की, हम मेट्रो टिकट खरीद रहे हैं, हम किसी शॉपकीपर से कुछ परचेज कर रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं, हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं और फिर उसमें से सर्विसेज सिलेक्ट करके वी आर आस्किंग फॉर दी सर्विसेज। एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ये हम बहुत रिलेट कर पाते हैं और जो चीज़ हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेट कर पाते हैं उन्हें उन चीज़ों को समझना डिफिकल्ट नहीं होता। प्लस इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे वो कोई आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो, आप वही चीज़ यू आर वेल अक्वेंटेड विद ऑल दोज थिंग्स। ये हमने देखा था। इसके बाद सेकेंड लेक्चर हुआ हमारा। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जॉस्टिव है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। क्यों? क्योंकि हमें सबको पता है इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, हमें ये देखना है। हमने ये भी देखा। इसके बाद हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एवरीथिंग वी सॉ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि थी उसकी डेफिनेशंस। सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें क्लॉज ए, 2 क्लॉज ए से लेके 2 क्लॉज जे तक डेफिनेशंस दी गई हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये डेफिनेशन में से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और आपको स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो 2 क्लॉज ए में क्या दिया है, 2 क्लॉज बी में क्या दिया है, 2 क्लॉज सी में क्या दिया है, वो भी पता होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे एक्ट्स में आपको डेफिनेशन के सब क्लॉजेस भी पता होने चाहिए, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्योंकि डेफिनेशंस बहुत कम है, देयर आर ओनली 10-12 डेफिनेशंस, तो जब इतनी कम डेफिनेशंस हैं तो ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आपको सारी डेफिनेशंस विथ क्लॉजेस याद हों। कि 2 क्लॉज ए में प्रपोजल दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछे कंसिडरेशन कहाँ दिया है, ओके 2 क्लॉज डी में दिया है। आपसे पूछे अग्रीमेंट कहाँ दिया है, 2 क्लॉज ई में दिया है। आपसे पूछे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है, 2 क्लॉज आई में दिया है। ठीक है, तो आपको क्लॉजेस भी याद होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक हमने किया था।
हमने 2 क्लॉज ए पढ़ा जिसमें हमने डेफिनेशन, हमने 2 क्लॉज ए से 2 क्लॉज जे तक पढ़ा। अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ किस किस में क्या क्या डेफिनेशन थी, ठीक है। तो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रीकैप कि हमने डेफिनेशन क्लॉज क्या पढ़ा था। क्यों ये रीकैप मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसी की फर्स्ट डेफिनेशन जो है प्रपोजल 2 क्लॉज ए, जिसमें प्रपोजल की डेफिनेशन दी है, उसी प्रपोजल को आज हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ प्रपोजल के टॉपिक को ही इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। प्रपोजल कैसा होना चाहिए, प्रपोजल किसको देना होता है, प्रपोजल कौन एक्सेप्ट करता है, प्रपोजल करते टाइम हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा। इसके साथ हम बहुत सारे केस लॉज भी देखेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले एक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि पहले पता होना चाहिए प्रपोजल होता क्या है, तभी तो आप उसके बाद उसकी और प्रिंसिपल्स और इसके फीचर्स देख पाओगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज प्रपोजल, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग एक रिकैप लेते हैं, सारी डेफिनेशंस का एक रिकैप दूंगी मैं आपको, उसके बाद वील स्टार्ट। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, सेक्शन 2 पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती जाती हूं। क्लॉज ए के अंदर प्रपोजल की डेफिनेशन थी, क्लॉज बी के अंदर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन थी, क्लॉज सी के अंदर प्रोमिजर एंड प्रोमिजी की डेफिनेशन थी, क्लॉज डी में कंसीडरेशन की डेफिनेशन दी गई है, क्लॉज ई के अंदर अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है, क्लॉज एफ के अंदर क्लॉज एफ के अंदर वॉइड अग्रीमेंट सॉरी आई विल जस्ट रिपीट इट। क्लॉज ई में अग्रीमेंट दिया है, क्लॉज एफ के अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दिए हैं, जो मैंने आपको बताया था, अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और दोनों में अपना अपना कंसिडरेशन होता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्लॉज जी के अंदर वॉइड अग्रीमेंट दिया है कि दोज अग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ दे आर वॉइड अग्रीमेंट्स। क्लॉज एच के अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ और विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, इट इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई एंड जे, आई के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है, वॉइडेबल विच इज केपेबल ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज वॉइड, विच इज एनफोर्सिएबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है। और जे के अंदर आफ्टरवर्ड्स बिकम्स वॉइड, ये दिया गया। हम ये सारी चीजें ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये लिख के इसलिए दिखाया है कि आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि कौन से क्लॉज में क्या है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम करेंगे प्रपोजल। प्रपोजल का जो हमारा टॉपिक है, आज हम फर्स्ट डेफिनेशन को उठाएंगे और उसके कीवर्ड्स को अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशंस। प्रपोजल, एक वैलिड प्रपोजल कैसा होगा, क्या किसी भी चीज को हम प्रपोजल बोल देंगे, नहीं। तो एक वैलिड प्रपोजल क्या होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उसकी क्या फीचर्स होंगे, वो सारे आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर प्रपोजल के बारे में क्या दिया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज ए बोलता है, व्हेन एनी पर्सन signifies his
willingness to do or abstain from doing with the object of obtaining the assent of the other person is said to have made a proposal. Is said to have made a proposal. अब इसमें से क्या कीवर्ड्स हैं जिनको आज हम बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं. सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड इस डेफिनेशन का, सिग्निफाइज. सबसे पहला है सिग्निफाइज. दूसरा क्या है? विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. थर्ड क्या है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर. मतलब इंटेंशन. आप प्रपोजल कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्या है? टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पर्सन. सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करना, ये है आपकी इंटेंशन, आपका ऑब्जेक्ट. आप इसी इंटेंशन से, इसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आप प्रपोजल कर रहे हो. ठीक है, ओके. तो हमने ये देखा, मैंने आपको डेफिनेशन बताई. डेफिनेशन में से कीवर्ड्स ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. अब हम इन्हें समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. सबसे पहला कीवर्ड है हमारा सिग्निफाइज. लेकिन उससे पहले प्रपोजल के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स मैंने लिखे हैं, तो एक बार वो हम देख लेते हैं नोट्स में जाके. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. अब प्रपोजल हम पढ़ने वाले हैं, प्रपोजल के बारे में. ठीक है. अ प्रपोजल हैज टू बी सिग्निफाइड. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सिग्निफाइज या सिग्निफाइड का मतलब क्या होता है. यहां पे कम्युनिकेटेड. क्या होता है? कम्युनिकेटेड. जो भी प्रपोजल है वो कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है. जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल. फॉर एग्जाम्पल, और यहीं से हमने हमारा पहला कीवर्ड एनालाइज करना हम शुरू कर दिया है हम लोगों ने, सिग्निफाइज. मैंने आपको बताया सिग्निफाइज का मतलब है टू कम्युनिकेट. मतलब अगर ए अपना हाउस सेल करना चाहता है, किसको? बी को. ये इसकी इंटेंशन है कि मुझे ना बी को अपना घर सेल करना है. तो क्या बस अपने दिमाग में सोच के बी एक्सेप्ट कर लेगा? ए ने बस क्या किया? ए ने अपने दिमाग में सोच लिया, ओके आई वांट टू सेल माय हाउस टू बी. उसने बी को कुछ भी नहीं बोला. तो क्या बी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? जब तक बी के पास कुछ प्रपोजल कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो बी क्या एक्सेप्ट करेगा? तो जब तक या तो लेटर के थ्रू या मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या फोन के थ्रू, टेलीफोनिकली एटसेट्रा, एनी वे, इन एनी ऑफ द बाय एनी ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जब तक ये बी को कम्युनिकेट नहीं करता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, आर यू रेडी टू परचेज इट, हाउस, सॉरी,
आर यू रेडी टू परचेज इट, तब तक ये एक वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में सोच लेना इट इज नॉट ऑफ एनी हेल्प। यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द पर्सन जिसकी एक्सेप्टेंस आप लेना चाह रहे हो। जब तक आपने उसे कम्युनिकेट नहीं किया है तब तक इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। वो प्रपोजल हुआ ही कैसे जब तक उसको पता ही नहीं लगा। जब प्रपोजल नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस किस चीज की आएगी, जब एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, प्रपोजल नहीं होगा तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस ही नहीं बनेगा तो वो क्या आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नो। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि प्रपोजल इज द बेसिक पॉइंट, इट इज द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए आपको इसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रपोजल वैलिड होना चाहिए, तभी आप उसकी एक्सेप्टेंस ले सकते हो, तभी वो प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा, तभी आप उसमें कंसिडरेशन ऐड कर सकते हो तो वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप उसको लीगली एनफोर्स करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है जो कि है प्रपोजल, उसका क्वालिफाइड, उसका वैलिड होना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट बी द केस कि प्रपोजल ही आपका इनवैलिड है। ठीक है, तो उसका वैलिड होना बहुत जरूरी है। तो ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट सिग्निफाइज को लेके। आगे देखेंगे, अभी सिग्निफाइज के आगे मैं आपको केस लॉज भी बताऊंगी। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली एक पर्सन अपनी विलिंगनेस जो है, अपनी चाह, उसे कम्युनिकेट करता है। क्या विलिंगनेस है? या तो कुछ काम करने की या कुछ काम करने से रोकने की। विलिंगनेस ईदर टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, तो टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये विलिंगनेस जो वो कम्युनिकेट करता है यही होता है प्रपोजल। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आज किसी को बोल रही हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, तो ये क्या है? आई एम सिग्निफाइंग माई विलिंगनेस टू सेल माई कार, टू डू सम एक्ट। मैं उसको क्या बोल रही हूं कि आप मेरी कार परचेज करो, तो आई वॉन्ट दैट पर्सन टू डू समथिंग, टू डू वॉट? टू परचेज माई कार। या फिर मेरा प्रपोजल ऐसा भी तो हो सकता है दैट आई प्रपोज यू नॉट टू कमिट दिस एक्टिविटी। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी अगर तुम शादी नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल। दिस इज द प्रपोजल। This is what? Abstaining that person from doing something. कुछ ना करने के लिए प्रपोजल दे रही हूं मैं। तो एक प्रपोजल कुछ करने के लिए भी हो सकता है विच इज अ पॉजिटिव प्रपोजल, एंड कुछ काम करने से रोकने के लिए भी हो सकता है विच इज वॉट? विच इज अ नेगेटिव प्रपोजल, विच इज अ नेगेटिव प्रपोजल। अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट ओनली बी फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जरूरी नहीं है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मली बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनफॉर्मल तरीके से डोमेस्टिक रिलेशंस में, अपने सोशल रिलेशंस में, फ्रेंड्स के साथ हम एन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं एवरी डे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने आपको क्या बताया, एक बेसिक प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है? जब वो प्रॉमिस बनता है। तो प्रोमिसेस तो हम कितने करते हैं एक दिन के अंदर? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन में हो सकता है? नहीं, ये सोशल लाइफ में भी हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स में भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो सकता है। ठीक है, बाय सिग्निफाइंग द पर्सन वॉन्ट्स द अदर पर्सन टू रिप्लाई। मतलब यहां पे बात आ रही है इंटेंशन की। मैं अपना ऑफर या प्रपोजल किसी को कम्युनिकेट क्यों करूं? जब तक मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मेरे प्रपोजल पे सामने वाला पर्सन या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो उसको रिजेक्ट करेगा, बट रिप्लाई तो करेगा।
अगर मैं ये इंटेंशन रखूं कि मैं तो बस प्रपोजल कर रही हूँ, रिप्लाई नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। क्यों? क्योंकि 2A के अकॉर्डिंग वैलिड प्रपोजल की डेफिनेशन के अंदर लिखा है with a view of obtaining the assent of the other person, with a view of obtaining the assent of the other person। तो जब तक ये इंटेंशन नहीं है तब तक एक प्रपोजल वैलिड प्रपोजल नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है। पर्सन सिग्निफाइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। ठीक है, तो ये है A cannot force B to give his assent। प्रपोजल में क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द असेंट। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, विच इज ऑलवेज फ्री एंड नॉट फोर्सफुल। एक कंसेंट क्या होती है? कंसेंट का मतलब है अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्टेंस देना। क्या आप उसको फोर्स कर सकते हो रिप्लाई करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए? नो। तो फिर वो वैलिड प्रपोजल नहीं होगा, ना ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि वो असेंट नहीं है। वो क्या है? वो तो एक फोर्सफुल एक्ट है। ठीक है। प्रपोजल फर्स्ट स्टेज होती है कॉन्ट्रैक्ट की। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहला लेवल जो होता है वो होता है प्रपोजल। प्रपोजल इज अ मियर स्टेटमेंट, इट गेट्स सम इफेक्ट आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि जब तक सिर्फ प्रपोजल ही हुआ है तब तक वो क्या है? सिर्फ एक प्रपोजल है। वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, बट अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? तब वो प्रॉमिस बन जाता है। तो जब तक प्रपोजल है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक वो एक मियर स्टेटमेंट है। बट एक्सेप्ट होते ही वो एक मियर स्टेटमेंट से एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज समथिंग मोर देन अ मियर स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये थे कुछ इसके फीचर्स, इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने ये आपको प्रोवाइड किए हैं। अब हम इसके कीवर्ड्स पे चलते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स हैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन सेक्शन 2 क्लॉज ए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन सेक्शन 2 क्लॉज ए। अब 2 क्लॉज ए के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है? सबसे पहला है पर्सन। इट हैज टू बी अ लीगल पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ लिविंग इंडिविजुअल्स? नो, इवन अ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेशन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, विलिंगनेस। क्या है ये? विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस का मतलब होता है अपनी चाह, आपकी इंटेंशन, इंटेंशन टू डू और इंटेंशन टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ करने की इंटेंशन कि आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो, या फिर वो इंटेंशन किसी को कुछ करने से रोकना चाहते हो। तो ये आपकी विलिंगनेस बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर वो इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला या तो ये काम करे या फिर वो काम करने से एब्सटेन करो आप उसे, तब तक, जब तक ये इंटेंशन नहीं है आपके अंदर, तब तक आप प्रपोजल नहीं कर सकते हो। ठीक है। विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है? टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। आपकी इंटेंशन है कि मैं इसी इंटेंशन से कर रही हूं कि मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है। अगर मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो तो रिजेक्ट करेगा वो तो प्रपोजल को, तो क्या वो वैलिड प्रपोजल है? नहीं। मेरी इंटेंशन हमेशा ये होनी चाहिए दैट आई हैव टू ऑब्टेन द असेंट, द एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन। इंटेंशन टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन हैज टू बी देयर। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट विदाउट द इंटेंशन, अगर कोई पर्सन इंटेंशन के बिना कोई स्टेटमेंट करता है टू ऑब्टेन द असेंट, इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। आपकी जब तक इंटेंशन नहीं है तब तक वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस डेफिनेशन के अंदर? द एक्ट
to do which or to abstain from doing which the proposer signifies. वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से एक्ट को करने के लिए आप बोल रहे हो, कौन से एक्ट को करने के लिए आप मना कर रहे हो, वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो एक्ट या एब्सटेनेंस दोनों बहुत जरूरी है. ठीक है. His willingness has to coincide with the act to do or abstain from doing which he intends to obtain the assent of the promisee. आप जो willingness है आपकी, वो willingness और जो act आप कराना चाह रहे हो वो दोनों सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप करा कुछ और रहे हो लेकिन आपकी इंटेंशन कुछ और है. आपकी इंटेंशन और आपका एक्ट या एब्सटेनेंस दोनों सेम होने चाहिए. दे मस्ट कोइंसाइड. ऑल राइट. अब एक बार सिग्निफाइज वाले पे हम एक केस लॉ देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये इसके आने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत हाई. देयर आर हाई चांसेस कि ये केस लॉ पूछा जाता है और ये n नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टेट्स में पूछा गया है. तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ऑल राइट. इट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. इट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस Gauri Dutt. It was held in this case that a proposal must be within the knowledge of the person accepting it. जो person proposal को accept कर रहा है उसे उस proposal की knowledge होनी चाहिए. आज अगर मैं किसी का proposal accept कर रही हूँ तो मुझे accept करते time ये बात की knowledge होनी चाहिए कि इस person ने ये proposal किया है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद मुझे पता लग रहा है कि अच्छा ये प्रपोजल था. जिस समय आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस समय आपको उस प्रपोजल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. और इसको इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही द प्रपोजर मस्ट सिग्निफाई हिज willingness to do or abstain from doing something to the person to whom the proposal is made. ठीक है. फैक्ट्स देखते हैं. इस केस के फैक्ट्स क्या हैं. एक पर्सन था एक्स. हम देख रहे हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. एक पर्सन था एक्स. इसका सन मिसिंग था. ऑल राइट. आगे देखेंगे. सन वॉज मिसिंग एंड टू फाइंड हिम ही सेंट हिज सर्वेंट. एक्स का जो सन था ही वॉज मिसिंग. इसने अपने सर्वेंट एस को भेजा, एक काम करो यार मार्केट में जाके देख कर आओ कि मेरा सन कहाँ है. एस वेंट टू द मार्केट. उसके बाद इसने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दे दी. न्यूज़पेपर के अंदर एक क्या दे दी, एडवर्टाइजमेंट दे दी कि जो भी मेरे सन को फाइंड करेगा, ढूंढ के लाएगा, उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा. बट इस रिवॉर्ड के बारे में इस सर्वेंट को नहीं पता था. ये सर्वेंट एस फाउंड द सन. सर्वेंट ने बेटे को ढूंढ लिया. ढूंढने के बाद उसे पता लगा ओ एक्स ने तो अपने बेटे के मिलने के लिए रिवॉर्ड रखा है. अब क्योंकि मैंने इसके बेटे को ढूंढा है तो रिवॉर्ड के लिए मैं क्लेम करूंगा. सो ही क्लेम्ड फॉर रिवॉर्ड. उसने रिवॉर्ड के लिए क्लेम किया. अब इस केस में क्या होगा, क्या जब वो गया मार्केट में ढूंढने, उसने जब उसके बेटे को ढूंढा, क्या उस समय पे सर्वेंट को नॉलेज थी अबाउट द रिवॉर्ड, अबाउट द प्रपोजल? नो. बाद में उसको नॉलेज हुई. तो जब आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको उस समय पे उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उसके अंदर कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट मस्ट बी देयर इन योर नॉलेज, विद इन योर नॉलेज एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग इट. ठीक है. यही चीज इसमें बोली गई है. He could not get the claim as he was not aware of the proposal at the time and he was just acting under his duty. Servant है, उसकी ड्यूटी थी, उसके मास्टर ने उसको भेजा था तो वो गया था. वो तो बाद में उसको पता लगा कि इसके लिए तो रिवॉर्ड रखा गया है. ठीक है. तो he did not
एक्सेप्ट द प्रपोजल। उसने प्रपोजल के अंदर सन को नहीं ढूंढा है, उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हुए सन को ढूंढा है। प्रपोजल के अंदर ढूंढता तब क्लेम कर पाता, क्योंकि उसको प्रपोजल पहुंचा ही नहीं, उसको नॉलेज हुई ही नहीं, तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का बिल्कुल एक ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी केस है जिसका नाम है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी एक यंग बॉय जो था वो अपने घर से भाग गया था। उसके फादर ने एक पैम्फलेट इशू करवा दिया था, न्यूज़पेपर में अटैच करवा दिया था वो पैम्फलेट। उस पैम्फलेट में लिखा था कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा उसे 500 पाउंड्स दिए जाएंगे। हरभजन लाल एक पर्सन था जिसने वो पैम्फलेट पढ़ा, उसने देखा अरे वाह रिवॉर्ड है, उसने उस लड़के को ढूंढा, वो उसे पुलिस स्टेशन लेके गया। अब इस केस में क्या हरभजन लाल को रिवॉर्ड मिलेगा? यस। लालमन शुक्ला वाले केस में क्यों नहीं मिला था? क्योंकि जब उसने बच्चे को ढूंढा तब उसको नॉलेज ही नहीं थी अबाउट द रिवॉर्ड। यहाँ पे रिवॉर्ड पढ़ के वो ढूंढने गया था, ही हैड नॉलेज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, सो दैट्स वाई ही विल गेट द रिवॉर्ड हियर। तो ये दोनों जो केसेस हैं ये एक दूसरे के थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट केसेस हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोलेंगे इसको, ऑपोजिट केसेस हैं, बट एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है और जो बात समझाना चाह रहे हैं उस बात को बहुत अच्छे से हम इन केसेस के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है। लालमन शुक्ला, गौरी दत्त और हरभजन लाल, हरचरण लाल के दोनों के फैक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है 90%, बट छोटा सा डिफरेंस है और उस छोटे से डिफरेंस की वजह से दोनों का जो डिसीजन है, जो जजमेंट है, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है। सो अब इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ द एडिशनल कंडीशंस फॉर अ प्रपोजल। एक प्रपोजल की कंडीशंस और क्या क्या होनी चाहिए, मतलब दीज आर द फीचर्स और क्वालिफिकेशंस of ideal proposal, of ideal proposal. Mere supply of information is not proposal. प्रपोजल का मतलब है जब आप अपनी विलिंगनेस को कम्युनिकेट करते हो। सिर्फ अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूं तो क्या वो प्रपोजल है? मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी कि मेरा 800 गज का मकान है, मैं उसे बेचना चाह रही थी, That's it. This is what? This is mere supply of information. प्रपोजल है ये? नहीं। प्रपोजल क्या होगा? That I have 800 गज का मकान, I am willing to sell it. Are you willing to buy it? और अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये है प्राइस अमाउंट। ये है प्रपोजल, जब आप अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहे हो। अदरवाइज जस्ट अ मियर supply of information does not amount to proposal. सेकेंड पॉइंट देखेंगे, अ प्रपोजल में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक प्रपोजल एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? एक्सप्रेस का मतलब होता है जब आप वर्ड्स ईदर रिटन और ओरल, आप या तो बोल के या फिर लिख के प्रपोजल दे रहे हो। इम्प्लाइड का क्या होता है मतलब? आप प्रपोजल दे रहे हो अपने कंडक्ट से। आपका कंडक्ट ऐसा है कि आप प्रपोजल दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिक्शे वाले भैया को रोका, मैंने बोला आप द्वारका चलोगे? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस मीटर स्टार्ट कर दिया। दिस इज व्हाट? दिस इज एन इम्प्लाइड जेस्चर कि वो चलना चाह रहे हैं। क्या उन्होंने बोला? नहीं। क्या उन्होंने मुझे लिख के दिया?
नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीटर डाउन कर दिया और अपना रिक्शा स्टार्ट किया. दिस इज व्हाट, दिस इज एन इम्प्लाइड जेस्चर दैट ही इज रेडी टू गो. जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम वहाँ पे जो सर्विस वाले लोग हैं, वेटर्स हैं, हम उन्हें बुलाने, हम लोग सिर्फ उनको देख के हम एक बार इशारा कर देते हैं, वो मेन्यू कार्ड लेके आ जाते हैं. क्या हमने बोला कि हमें मेन्यू चाहिए? नहीं. इट इज़ एन इम्प्लाइड जेस्चर, और उस इम्प्लाइड जेस्चर से जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं वो हम अपने जेस्चर के थ्रू बोल दे रहे हैं. वैसे ही प्रपोजल में भी होता है. प्रपोजल के अंदर अगर आप कोई प्रपोजल लिख के या बोल के दे रहे हो तो वो होगा एक्सप्रेस प्रपोजल. बट वहीं अगर आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू ऐसा दिखा रहे हो दैट यू हैव एन इंटेंशन ऑफ कम्युनिकेटिंग योर विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन. तो जब आप ये अपने कोड ऑफ कंडक्ट से, अपने जेस्चर्स से करते हो तो वो होता है इम्प्लाइड प्रपोजल, वो होता है इम्प्लाइड प्रपोजल. तो प्रपोजल दो तरीके के हो सकते हैं. प्रपोजल शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं अभी इसको नहीं कर रही हूँ. लेट्स, आप एक नीचे पॉइंट पे आ जाते हैं हम. प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन. सर्टेन का मतलब क्या होता है? इट मस्ट बी फिक्स्ड. देयर मस्ट नॉट बी एनी एम्बिग्विटी. प्रेडिक्टेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, मेरी रेड वाली कार या फिर मेरी वाइट वाली कार, जो मेरा मन होगा मैं वो सेल कर दूंगा उस दिन. तो मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, उसमें मेरे को जो मन करेगा, मेरा मन करेगा तो मैं रेड कार दूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं वाइट कार दूंगा. क्या ये एक सर्टेन प्रपोजल है? It is an uncertain. It is not fixed. क्या ये फिक्स्ड है कि रेड होगी या वाइट होगी? No, it is not fixed. Therefore, it is not a valid proposal because a proposal must always be a certain one, fixed one, without any ambiguity or confusion. It should not be a mix up of facts. All right. इसके बाद हमने ये देखा कि सर्टेन होना चाहिए. प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड. अब इसमें क्या बोल रहे हैं ये? ए ने बी को एक प्रपोजल किया था जो बी ने एक्सेप्ट नहीं किया. जब बी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है, तो ये वाला प्रपोजल यहीं पे एंड हो जाता है, खत्म, बस. अब अगर आफ्टर 5 days बी एक्सेप्टेंस देता है अपनी ए को इस प्रपोजल के लिए, तो क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? नहीं. क्यों? क्योंकि जब प्रपोजल ही खत्म हो चुका है उसी दिन जिस दिन आपने उसको पहली बार रिजेक्ट किया था, तो अब आप 5 दिन बाद किसको एक्सेप्ट कर रहे हो? बिकॉज जिस समय आपने उसको रिजेक्ट किया वहीं वो प्रपोजल खत्म हो चुका है, अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. और इसी पे बेस्ड हमारा एक केस लॉ है जिसका नाम है हाइड वर्सेस रेंच. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है, हाइड वर्सेस रेंच की बात कर रहे हैं हम. हाइड वर्सेस रेंच में क्या बोला गया है? that the defendant offered to sell his estate for 1,200 pounds to the plaintiff, जिसको प्लेंटिफ ने रिजेक्ट कर दिया. तो सबसे पहले डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दो पार्टीज हैं. डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को अपना एस्टेट, मतलब अपना प्रॉपर्टी 1,200 पाउंड्स में सेल करने का ऑफर दिया. इसने क्या किया? इसने रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को. ठीक है, ये रिजेक्ट होते ही ये खत्म हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, ये माना जाएगा. ठीक है, इसके बाद डिफेंडेंट देन ऑफर्ड टू सेल इट फॉर 10,000. अब डिफेंडेंट को लगा 1200 पाउंड के लिए, तो उसने मना कर दिया. फिर से डिफेंडेंट ने एक और प्रपोजल किया है प्लेंटिफ को कि मैं अपना एस्टेट बेचना चाहता हूं, इस बार 1000 पाउंड्स के लिए. ठीक है, इसके बदले में प्लेंटिफ ने अब इसे रिजेक्ट नहीं किया. प्लेंटिफ ने क्या बोला?
1000 में नहीं 950 पाउंड्स में बेचना है तो बताओ, ठीक है। इसके लिए डिफेंडेंट ने बोला कि मैं आपके इस 950 वाले ऑफर को कंसिडर करूंगा और 2 वीक्स के अंदर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बट बाद में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का ये 950 वाला जो ऑफर है इसे रिजेक्ट कर दिया। इसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बोला नहीं 950 में नहीं बेचना, ठीक है। अब इस टाइम पे प्लेंटिफ ने बोला, अब जब डिफेंडेंट ने 950 वाला प्लेंटिफ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, तब यहां पे प्लेंटिफ क्या बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं 1000 में खरीदने को रेडी हूं। क्या ये एक्सेप्टेंस जो ये बाद में ये एक्सेप्ट कर रहा है 1000 के ऑफर को, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नो, क्योंकि जहां उसने 1000 के ऑफर के सामने 950 का ऑफर दिया अपना, ये एक इम्प्लाइड रिजेक्शन ही था, इम्प्लाइड रिजेक्शन ही था 1000 वाले ऑफर का। जैसे ही उसने 950 का ऑफर दिया, ये 1000 का ऑफर ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, और जब ये ऑलरेडी एंड हो चुका है तो बाद में क्या वो उसको अब एक्सेप्ट कर सकता है? नो, ठीक है। तो इसका मतलब है द ऑफर विच इज वंस रिजेक्टेड इट कम्स टू एन एंड। आप बाद में फिर उसको वापस से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ऑफर वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, प्रपोजल या ऑफर वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, ओके। प्रपोजल कैन नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन टू रिप्लाई अपॉन द अदर्स, ठीक है। जिसको आपने प्रपोजल किया है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट ही करेगा, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑल राइट। इन केस ऑफ काउंटर प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल के केस में, इन केस ऑफ काउंटर प्रपोजल ओरिजिनल प्रपोजल कम्स टू एन एंड। अब ये काउंटर प्रपोजल क्या होता है, क्रॉस प्रपोजल क्या होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम काइंड्स ऑफ प्रपोजल देखेंगे। ये हम काइंड्स ऑफ प्रपोजल जब हम देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे ये वाला टॉपिक। ऑल राइट। अब हम देखते हैं नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। ये जो मैंने आपको ये पॉइंट यहां पे छुड़वाया था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अब हम यही टॉपिक अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अब अगर कोई भी प्रपोजल किया जा रहा है तो वो वैलिड प्रपोजल कब होगा? मैंने आपको क्या बताया, जब तक इंटेंशन ही नहीं है आपकी तब तक आपका प्रपोजल वैलिड प्रपोजल नहीं हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम इंटेंशन किस चीज की? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की जो इंटेंशन है उसके लिए वो होनी चाहिए। अब ये लीगल रिलेशनशिप क्या होती है? अगर ए और बी ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ए ने बी को बोला था कि आज इवनिंग में मैं तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, ठीक है, क्या तुम मूवी चलोगे मेरे साथ? बी ने बोला हाँ हाँ, मूवी के लिए कोई मना करता है, चलूंगा मैं मूवी देखने। ए ने बोला ठीक है, रेडी रहना, आज इवनिंग में मैं तुम्हें मूवी लेके जाऊंगा। बी केप्ट वेटिंग, ए डिड नॉट कम। बी गॉट एंग्री, बी फाइल्ड अ केस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने मुझे प्रपोजल दिया मूवी ले जाने का, मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है उसको वायलेट किया है बिकॉज ही डिड नॉट टर्न अप फॉर द मूवी, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बी स्यूड ए, स्यू कर दिया उसको। क्या ऐसा हो सकता है? नो, क्योंकि यहां पे क्या मिसिंग है? यहां पे इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ मियर प्रॉमिस या फिर अग्रीमेंट बोल लो आप।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीगल एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है. लीगल एनफोर्सिएबिलिटी का क्या मतलब है? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन है ही नहीं यहाँ पे. क्या ए जब बी को, अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रॉमिस कर रहा था मूवी ले जाने के लिए, तो क्या ए के दिमाग में कहीं भी ये थॉट आया होगा कि यार अगर मैं इसको मूवी नहीं ले गया तो ये तो मुझे कोर्ट में ले जाएगा और ये मुझे स्यू करेगा, मेरे पे केस कर देगा? नो. Why? Because it is a social conversation, it is a friendly relation. और यहाँ पे legal relation नहीं था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे friendly terms थे. यहाँ पे दोनों पार्टीज के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि अगर किसी ने भी अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं केस कर दूंगा. नो. तो दैट मीन्स देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो ये एनफोर्सिएबल है ही नहीं, ये प्रपोजल था ही नहीं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वैलिड प्रपोजल वही होता है जिसमें प्रपोजर, जो प्रपोजल कर रहा है, उसके दिमाग में देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. लीगल रिलेशनशिप एज इन इंटेंशन टू क्रिएट बाइंडिंगनेस ऑन द अदर, कि अगर इसने परफॉर्म नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट तो मैं इसको स्यू कर दूंगा, या फिर अगर मैंने नहीं किया तो ये मुझे स्यू कर देगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लीगल रिलेशनशिप व्हेन यू हैव द राइट टू एनफोर्स और एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट. बट ऐसे एग्रीमेंट्स में जो सोशल होते हैं, जो नॉट सो फॉर्मल होते हैं, उसमें देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल देती हूँ, हस्बैंड है, उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया टुडे आई टेक यू टू मॉल एंड वहाँ से तुम 5000 तक जितनी शॉपिंग करना चाहो उतनी शॉपिंग कर लेना. ये इसको मॉल लेके गया शाम में, बट 1000 की शॉपिंग कराने के बाद ही सेड नो, अब आगे और शॉपिंग नहीं करनी है. वाइफ को गुस्सा आ गया, वाइफ ने इसको स्यू कर दिया हस्बैंड को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? नो, बिकॉज इट इज़ अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप. और मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर हम एक दूसरे से बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस करते हैं जिसमें हमारी कहीं भी इंटेंशन ये नहीं होती है कि अगर ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो विल स्यू दैट पर्सन, विल फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन. नो, देयरफॉर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, तो प्रपोजल हमेशा वो ही होगा जिसमें प्रपोजर की इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं हम. ओके, एन अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप इवन दो उसमें कंसिडरेशन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि अगर तुम मेरे 10 क्लोथ्स डेली आयन करोगे तो मैं तुम्हें हर दिन में 1000 रुपीज दूंगा. ऑल राइट, यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? हस्बैंड की तरफ से 1000 रुपए, वाइफ की तरफ से 10 क्लोथ्स आयन करने की सर्विस. दिस इज कंसिडरेशन. बट अगर इन दोनों में से कोई भी अपना परफॉर्मेंस नहीं करता है तो क्या आप स्यू कर सकते हो? नो, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. दिस इज अ मियर डोमेस्टिक अरेंजमेंट. ऑल राइट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट is created by common intention of the parties to enter into legal obligation, and the intention is inferred when the parties conform to the rule of law of the formation of contract. जब तक वो एक्सप्रेस फॉर्मल या फिर इंटेंशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जिसमें कि ये चीज़ एविडेंटली दिखे कि हाँ आप दोनों के बीच में जो टर्म्स हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन सम फ्रेंडशिप और डोमेस्टिक रिलेशनशिप और रिलेशंस. It is based purely on the promises, the intention of both of you to create legal relationship towards each other. All right.
In the case of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company, and it is a very important case. ये केस हम जनरल ऑफर में भी पढ़ेंगे, जब हम जनरल ऑफर्स पढ़ते हैं तभी भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम काइंड्स ऑफ ऑफर देखेंगे. It was held that an intention to create legal relationship would be derived on the basis of objective test. अब legal relationship है या नहीं है ये कैसे पता लगता है? ये एक टेस्ट से पता लगता है और वो टेस्ट का नाम है objective test. मतलब अगर person never intended to create legal relationship, so he will be bound if a reasonable person would consider that there was intention to create a contract. आपको हमेशा intention देखने के लिए एक reasonable person के point of view से सोचना है. अगर मैं एक husband wife वाला example लूँ तो क्या एक reasonable, एक rational इंसान क्या ये सोचेगा कि इस केस में तो आप कोर्ट तक जा सकते हो? नो. एक reasonable person या rational person क्या बोलेगा? ये तो घर की बात है. ठीक है. बट यही अगर किसी कंपनी के शेयर्स को लेने और बेचने का वो हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, तो क्या उस केस में एक रीजनेबल रैशनल पर्सन ये बोलेगा चलो कोई नहीं, लेट्स नॉट सू, ये तो घर की बात है, आपस की बात है? नो. Because the nature of the contract, the nature of the transaction itself suggests that there is intention to create legal relationship. That there is intention to create legal relationship. All right. नेक्स्ट केस लॉ देखेंगे. इन द केस ऑफ एडवर्ड वर्सेस स्काईवेज लिमिटेड, in the case of Edward versus Skyways Limited, it was held that in such cases जहाँ पे intention is disputed. अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके फैक्ट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है. तो ये कौन प्रूव करेगा कि इंटेंशन थी या नहीं थी? द ओनस टू प्रूव इज ऑन द पार्टी डिस्प्यूटिंग सच इंटेंशन. जो पार्टी बोल रही है कि इंटेंशन नहीं है उसे प्रूव करना पड़ेगा दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ऑल राइट. इसके बाद नेक्स्ट केस लॉ देखेंगे हम. नेक्स्ट केस लॉ इज हेल्बर्ट साइनन वर्सेस बकलटन. हेल्बर्ट साइनन versus Buckleton. It was held that in a commercial transaction, not only the terms of the contract but the existence of animus contractendi of all the parties must be clearly shown. जब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात होती है तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली पेन पेपर पे होते हैं, इट्स नेवर ओरल. तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसमें सिर्फ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही क्लियरली नहीं देना होना चाहिए बल्कि एनिमस कॉन्ट्रैक्टेंडाई मतलब इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए. ये भी इसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए. ठीक है. अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमेशा नहीं होती है. मैंने आपको बताया जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में, तो ऐसे डोमेस्टिक केसेस में, सोशल केसेस में कोई इंटेंशन नहीं होती है. तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे तीन कैटेगरीज के केसेस दिए हैं जहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है. ठीक है. certain situations, और ये situations क्या क्या हैं? First is domestic arrangements. Second is social arrangements. Third is professional and commercial arrangements. ठीक है. अब एक एक करके देखेंगे हम. सबसे पहले हम आते हैं डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स पे. डोमेस्टिक अरेंजमेंट में वही है ये जो मैंने आपको हस्बैंड वाइफ वाले एग्जांपल दिए, या फिर अगर एक फादर ने अपने सन से प्रॉमिस किया है या फिर मदर ने अपनी डॉटर से प्रॉमिस किया है, तो डोमेस्टिक जितने भी रिलेशंस हैं हमारे घर के उनके बीच में अगर कुछ प्रोमिसेस होते हैं तो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन दोज. ठीक है. इसमें एक बहुत ही फेमस केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. इसमें क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि
ये अब्रॉड में जॉब करता होता है, तो वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं हर महीने तुम्हें 30 पाउंड्स भेजूंगा until she was able to be with him. ठीक है, every month 30 pounds I will send. ठीक है, when they split up, अब ये दोनों का हो गया डिवोर्स. अब क्या होगा? अब क्या वो देगा नहीं देगा? He stopped sending these payments. इसने ये पेमेंट देना बंद कर दिया आफ्टर डिवोर्स. ऑल राइट, आफ्टर डिवोर्स उसने वो देना बंद कर दिया. इट वॉज हेल्ड दैट देयर एग्जिस्टेड अ प्रिजम्पशन स्पाउसेस डिड नॉट यूजुअली इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. यहाँ पे द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज कि वो उसको 30 पाउंड्स देता था. वाई? बिकॉज वो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड है, उसको मेंटेन करने का उसका पूरी ड्यूटी है. तो अगर वो अब्रॉड रह रहा है तो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए वो उसको 30 पाउंड्स पर मंथ भेजता था. दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ प्रपोजल, दिस इज हिज ड्यूटी. एज अ हस्बैंड उसकी ये ड्यूटी है, उसकी ये ऑब्लिगेशन है. He was doing it. There was no proposal for that. All right. क्योंकि इन लोगों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है. यूजुअली डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं की जाती है. अगर आपकी है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन तो आपको वो स्पेसिफिकली शो करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहीं पे एक केस है मेरिट वर्सेस मेरिट. अब मेरिट वर्सेस मेरिट वाले केस में क्या हुआ था? मेरिट वर्सेस मेरिट वाले केस में हस्बैंड और वाइफ ने, उन दोनों का एक जॉइंट हाउस था, दोनों का शेयर था उस हाउस के अंदर. बट हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और ही स्टार्टेड लिविंग विद अनदर वुमन. ठीक है, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया. डिवोर्स के टाइम पे दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, लिखा हुआ अग्रीमेंट, दैट टू साइंड, दैट मीन्स अ फॉर्मल अग्रीमेंट, जिसमें क्या लिखा था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को पर मंथ 40 पाउंड्स देगा. इस अग्रीमेंट में यह भी लिखा था कि बाद में हस्बैंड वो जॉइंट हाउस अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, अब क्या यहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन है? यस, बिकॉज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो ये फॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इन्होंने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड दैट टू आफ्टर दे हैव सेपरेटेड. तो अब हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट अग्रीमेंट ही इज डूइंग इट. तो बिकॉज वो अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अग्रीमेंट करते टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि इनका रिलेशन तो खत्म हो चुका था, तो उस टाइम पे इनकी इंटेंशन थी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. देयरफॉर वाइफ कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट हैड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ऑल राइट, इन द केस ऑफ गोल्ड वर्सेस गोल्ड, गोल्ड वर्सेस गोल्ड में क्या बोला गया है? गोल्ड वर्सेस गोल्ड में बोला गया है, the husband promised that he will pay 12 pounds to his wife a week, हर वीक 12 पाउंड, as long as he can manage it. जब तक दे सकता है तब तक मैं हर वीक तुम्हें 12 पाउंड दूंगा. इट वॉज हेल्ड दैट इसमें भी वाइफ इन्फोर्स नहीं कर सकती है, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है, जब तक मैं दे सकता हूँ तब तक दूंगा. दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये पहले ही बोल रहा है कि अगर मैं नहीं मैनेज कर पाया तो मैं नहीं दूंगा, जब तक मैं मैनेज कर पा रहा हूँ मैं दूंगा. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्यूइंग अ पर्सन जो पहले ही बोल रहा है कि अगर मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा तो मैं नहीं दूंगा. सो देयरफॉर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हियर. ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी. सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं जहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, वो होते हैं सोशल अग्रीमेंट्स. सोशल अग्रीमेंट्स, सपोज हमने अपने कलीग के साथ कुछ प्रॉमिस किया है, कोवर्कर के साथ किया है, उस टाइप के प्रॉमिसेस, फ्रेंड्स के साथ किए हैं प्रॉमिसेस. ठीक है, इन कावर्ड वर्सेस मोटर इंश्योरेंस ब्यूरो, इन कावर्ड वर्सेस मोटर इंश्योरेंस ब्यूरो एक व्हीकल थी, उसका ओनर था, जिसकी थी वो गाड़ी. ठीक है, अब इसमें क्या था, ए और बी ये दोनों कोवर्कर्स हैं, मतलब सेम वर्क प्लेस है दोनों का. ए के पास कार है, बी ने बोला
कि मैं तुम्हें शेयर दे दिया करूँगा पेट्रोल का, तुम मुझे ऑफिस तक ड्राइव करवा के ले चलो, अपने साथ ले चलो, लिफ्ट दे दो, ठीक है। दोनों के बीच में ये बात हुई कि वो कोवर्कर अपने कलीग को वर्क प्लेस पे लेके जाएगा और लेकर भी आएगा, और वीकली इन्होंने कुछ सम बांध लिया कि ठीक है यार, अगर ये पेट्रोल डल रहा है तो इतना तू दे देना, उसमें इतना मैं दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। दिस वॉज हेल्ड एज नॉट टू बी बाइंडिंग, बिकॉज दोनों के बीच में क्या लीगल रिलेशनशिप है। अगर उसने मुझे पेट्रोल के पैसे नहीं दिए तो क्या मैं उसको कोर्ट तक ले जाऊंगी? नो, इट इज जस्ट अ सोशल अरेंजमेंट, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। एक होते हैं प्रोफेशनल एंड कमर्शियल अरेंजमेंट्स। अब प्रोफेशनल और कमर्शियल अरेंजमेंट्स में क्या होता है, एक केस देखेंगे, रोज एंड फ्रैंक वर्सेस जे.आर. क्रॉम्पटन। रोज एंड फ्रैंक वर्सेस जे.आर. क्रॉम्पटन। इन केसेस के अंदर, इस केस के अंदर दो फर्म्स थी, ठीक है। उन दो फर्म्स ने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स। फर्म नंबर ए और फर्म नंबर बी दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिटन, वो भी कि ए ने बोला कि ए फर्म ने बोला कि हम ये सामान तुम्हें बेचेंगे, बी फर्म ने बोला ठीक है तुम्हारा सामान हम खरीदेंगे, ठीक है। द अग्रीमेंट कंटेन्ड अ क्लॉज दैट दिस अग्रीमेंट इज नॉट फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट, एंड ये अग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज और था, उस अग्रीमेंट के अंदर ही लिखा था कि ये अग्रीमेंट कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड इसमें इसको लेके आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि उन्होंने अग्रीमेंट में ये चीज लिख दी तो इट इज वेरी क्लियर दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इवन दो उनका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट रिटन था, एवरीथिंग वाज क्लियर, बट स्टिल देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑलराइट, नेक्स्ट केस लॉ देखेंगे हम। नेक्स्ट केस लॉ का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अब्दुल हुसैन। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अब्दुल हुसैन। In this case, one partner lent a large sum of money to the other partner. एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कुछ पैसे उधार दिए to be utilized as capital in the partnership venture, और वो पार्टनर उन पैसों का क्या करने वाला था, पार्टनरशिप में ही लगाने वाला था। तो it was held per peculiar fact of the amount being involved that the presumption can be raised कि उनकी लीगल इंटेंशन थी यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस की बात थी, उन्होंने एज फ्रेंड्स एक दूसरे को पैसे नहीं दिए थे, उसने पार्टनर होने के उससे पार्टनर को ही पैसे दिए थे, और वो भी किस पर्पस के लिए दिए थे, पार्टनरशिप में लगाने के लिए ही दिए थे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो देयरफॉर यहाँ पे हम इन्फर कर सकते हैं दैट देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इसी चीज को देख रहे हैं आप, किसी केस में हम बोल रहे हैं यहाँ पे है लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पे नहीं है, तो वो हम कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और इसीलिए मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। हम एक यूनिवर्सल वो नहीं बना सकते हैं कि हाँ डोमेस्टिक है तो नहीं होगी लीगल रिलेशनशिप, किसी किसी में हो भी सकती है, मेरिट वर्सेस मेरिट में थी। ऑल राइट, इंटेंशन, सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हर केस के फैक्ट्स अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, तो हर किसी के अकॉर्डिंग इंटेंशन भी अलग अलग होगी, इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट अप्लाई करना होता है। ऑल राइट, सो ये था हमारा आज का पोर्शन जो हमें करना था अबाउट प्रपोजल। प्रपोजल का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं होता है, अभी हमारा इसमें भी काफ़ी चीज़ें बचती हैं, जैसे कि हमारे काइंड्स ऑफ प्रपोजल बचते हैं, हमारा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, इसके बाद हमारा क्या बचता है, इसके बाद और भी बीच में कई सारी चीज़ें जो हमारी बचती हैं अभी। इनविटेशन टू प्रपोजल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, इनविटेशन टू प्रपोजल, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज़ आप इसको रिवाइज कीजिए, आप क्लास नोट्स रीड कीजिए, बेयर एक्ट के प्रोविजंस रीड कीजिए, ये जो मैंने केस क्लॉज बताए हैं आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सारी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस और केस क्लॉज की है, तो वो आपको याद होने चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ रिवाइज इट, सॉल्व द MCQs, सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड देन आपको वो याद होने लगेगा।
ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू सो मच.